हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम करेंगे पार्ट 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। मैं इससे पहले आपको इसका पार्ट 1 वास्तविक संख्याएं के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न करा चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इसी चैनल पर जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हो। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनसे आपके एग्ज़ाम में इनसे प्रश्न आएगा ही आएगा। कोई भी प्रश्न है ऐसा नहीं है जो कि इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए आप किसी भी क्वेश्चन को स्किप ना करें। मैं आपको सॉल्यूशन के सहित क्वेश्चंस को कराऊंगा। तो देखते हैं। इसमें आपको मैं ये भी बता देता हूँ कि इसका जो पार्ट 2 था वो आपके अब के सिलेबस में नहीं है, वो सिलेबस में 13% में कट गया है। तो इसलिए मैंने पार्ट 2 नहीं, सीधा मैंने पार्ट 1 के बाद में पार्ट 3 करा रहा हूँ। तो देखते हैं इसके सबसे प्रश्न नंबर 1। इसका प्रश्न नंबर 1 में कहा गया है, ग्राफीय विधि द्वारा दिखाइए कि रैखिक समीकरण निकाय, ये दो हमें समीकरण दिए हैं, 2x + 4y = 10 और हाँ 3x + 6y = 12 दिया, कोई हल नहीं रखता है। तो आपको ये 3 कंडीशन पता होनी चाहिए, जब कोई हल नहीं होता और जब एक हल होता है और जब बहुत सारे हल होते हैं। तो इनकी कंडीशंस होती हैं जो आपको पता होना चाहिए। तो पहले मैं आपको वो ही बता देता हूँ कि वो क्या कंडीशन होती हैं। जो पहला होता है, पहले तो ये दो टाइप के आपके हल होते हैं, एक तो संगत यानी कि कंसिस्टेंट, और जो दूसरा होता है वो होता है असंगत, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, दो टाइप के आपके हल होते हैं। अब इनमें संगत में जो आता है, इसमें भी दो कैटेगरी आती हैं। जो पहली है वो आती है हमारी यूनिक वाली, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करना। ठीक है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करना यानी कि जो इंटरसेक्ट करती हैं एक पॉइंट पे। और इसमें जो दूसरी कैटेगरी आती है वो आती है संपाती रेखा की। और ऐसी जो असंगत है, सिर्फ ये एक कैटेगरी में बटा होता है, जिससे होती है हमारी समांतर लाइन, समांतर रेखा। अब आपको इन तीनों की कंडीशन पता होनी चाहिए। और जो एक और बात बता देता हूँ मैं, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी जो रेखा है, यानी कि एक बिंदु पर, जैसे कि एक लाइन है हमारी ये L1 और यहाँ से कोई लाइन जा रही है ये L2, तो ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं यहाँ पर, यानी कि इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो यहाँ से हमें जब एक बिंदु पर, यानी कि जितने बिंदु पर प्रतिच्छेद होता है हमें उतने ही सॉल्यूशन मिलते हैं। यहाँ सिर्फ एक बिंदु पर इसने वो करा है, तो इसका सिर्फ हमें एक ही हल मिलेगा। तो इसका कितने हल मिलेंगे हमें? एक हल, क्योंकि एक ही पॉइंट है हमारा जहाँ पर ये प्रतिच्छेद कर रही हैं। संपाती रेखा जो होती हैं, जैसे हमारी ये कोई लाइन L1 है, L1, और इसी के ऊपर से दूसरी लाइन चली जाए, इसी जो L1 लाइन थी उसी के ऊपर से दूसरी लाइन चली जाए L2, तो ये बन जाती है संपाती रेखा। इंग्लिश में बोलते हैं कोइंसिडेंस। ठीक है, संपाती रेखा। और जहाँ संपाती रेखा होती है वहाँ हमें मिलते हैं बहुत सारे सॉल्यूशन, बहुत सारे हल, इन्फिनाइट सॉल्यूशन मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि आप समझ सकते हो, जैसे एक लाइन है ये, अब इसी के ऊपर दूसरी लाइन है, तो ये भी इसका प्रतिच्छेद पॉइंट है, प्रतिच्छेद बिंदु, इसका ये भी प्रतिच्छेद बिंदु है, ये भी प्रतिच्छेद बिंदु, ये भी प्रतिच्छेद। तो ये जहाँ पर भी दोनों मिल रही हैं आपस में, तो वो उसका प्रतिच्छेद बिंदु होगा और वो इसका जो हल भी होगा लाइन का। ठीक है, और समांतर रेखा, समांतर होती है, जैसे ये L1 है और इसी के समांतर रेखा जो होगी ये L2 होगी। समांतर होगी ये एक दूसरे के, एक समांतर का मतलब सेम डिस्टेंस होना चाहिए बीच में और एक डायरेक्शन में। ठीक है, तो
होगी समांतर रेखा। समांतर रेखा को आप देख सकते हो कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं कर रही एक दूसरे के साथ, कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही दोनों की दोनों लाइन। तो इनका हमें होता कोई हल नहीं, तो इनका हमें कोई भी हल नहीं मिलता। अब इनकी आप सिर्फ कंडीशन सबसे ज़्यादा इनकी महत्वपूर्ण होती हैं। इसकी जो कंडीशन होती है, जब एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं दो रेखा, तो उसका जो कंडीशन होती है वो होती है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। ठीक है, जैसे कि मैं इन लाइन से कंपेयर कर रहा हूँ। जैसे कोई रेखा की इक्वेशन है A1, समीकरण है A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0। ये रेखा वन की, मैं L1 से दिखा दूँ, रेखा वन की समीकरण है। ऐसे ही हमें रेखा टू की समीकरण दी है A2x B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये यहीं से रेशियो लिया जाता है। हमें दो लाइन दी होंगी, उनके जैसे x का गुणक है A1, ये y का गुणक है B1, ये C1 एक गुणक ही है, इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है यानी कि। ठीक है, तो अब आपको ये A1/A2 लेना है। अगर ये नॉट इक्वल टू B1/B2 आ रहा है, ठीक है, बराबर नहीं है दोनों के रेशियो, तो समझ जाना कि जो भी समीकरण है उसके पास एक हल है, एक हल है और वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। अगर आपके पास कंडीशन ये आ गई, ये पहले की हो गई, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। अगर तीनों ही आपस में इक्वल हैं तो ये कंडीशन होगी बहुत सारे सॉल्यूशंस के लिए, यानी कि समपाती रेखा के लिए। अगर रेखा समपाती है और उसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे तो कंडीशन क्या बनेगी, ये। और जब कोई भी सॉल्यूशन नहीं है तो उसके लिए कंडीशन बनती है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 और नॉट इक्वल टू, अरे C1/C2 के इक्वल नहीं होता है, आपस में इक्वल होते हैं A1/A2 B1/B2, ये बराबर होते हैं और C1/C2 के बराबर नहीं होते। आपको ध्यान रखना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन तो पूछेगा ही पूछेगा। वो सबसे ज़्यादा कोई हल नहीं है, समांतर रेखा से क्वेश्चन पूछता है। अब हमने ये समझ लिया, इससे बाहर आपको इस जो टॉपिक है, इस पर्टिकुलर टॉपिक से इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछेगा। तो अब देखते हैं क्वेश्चन क्या था हमारा। क्वेश्चन में कह रहा था ग्राफीय रेखा द्वारा दिखाई गई समीकरण दिए हमें 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, और दूसरी समीकरण दी है 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 12। इनका हमें कंडीशन एक दे दी कि इनका कोई हल नहीं है। ठीक है, जब कोई हल नहीं है तो उसके लिए हमें पता रेखा समांतर होंगी और उनका कंडीशन क्या होगी, ये। और वैसे भी आपको जब भी आपको पहचाननी है कि दो समांतर लाइन को, ये दो समांतर लाइन है, तो जो इनके वो हैं एक्स का जो कोफिशिएंट यानी कि गुणक है और बाई का गुणक जो है वो इसके बाई के गुणक और एक्स के गुणक के इक्वल होंगे। क्योंकि आप देख सकते हो इसी इक्वेशन को आप अगर 3 से पूरी को डिवाइड कर दो तो यहाँ से क्या आएगा, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, लेकिन C1 इनका डिफरेंट होता है। ऐसे ही आप इसको 2 से वो करोगे पूरी को डिवाइड, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, तो इसका भी फिर गुणक एक बन जाएगा, इसका 2, यहाँ पर भी इसका 1 इसका 2। लेकिन आपको वो चीज़ आगे पढ़ोगे आप, ये रेशियो आपको आगे निकालना पड़ता। अभी सिर्फ आपको क्या करना है इसमें, अब आप लिखोगे यहाँ कोई हल नहीं होने के लिए। जब कोई हल नहीं होता है तो कंडीशन होती है हमारी A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2। इससे हमें कोई मतलब नहीं है, बराबर नहीं है, क्योंकि हमें इसमें वैल्यू ही निकालनी थी क्या। अच्छा, हमें रेखीय विधि द्वारा दिखाने हैं, ग्राफ पर ये हमें शो करना है कि वो ये इसका कोई हल नहीं है, मतलब हमें ग्राफ पे शो करनी है कि ये पैरेलल लाइन है। तो मैं बताता हूँ इसे कैसे शो करेंगे। आपको ये मान लो इक्वेशन समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 दिया है 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से आप x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 2x तो ये हो गई और ये प्लस की है तो इधर जाके माइनस की आ गई 4y, और x
इज इक्वल टू 10 माइनस 4y, और ये इसके साथ x के साथ डिवाइड में था तो अब इधर आ जाएगा, ओ मल्टीप्लाई में था यानी कि गुणा में था 2x के साथ, तो इधर किस में आ जाएगा, भाग में। अब आपको वैल्यू रखनी है, मैं इसे यहाँ बना लेता हूँ, यहाँ पर जगह नहीं है। ये क्या आई हमारी, x इज इक्वल टू 10 माइनस 4y बटे 2। अब आपको एक ऐसे चार्ट बनाना है और उसमें ऊपर x की और नीचे y की वैल्यू रखनी है। अब इसमें आप y की वैल्यू रख के इसमें कोई भी अपने पास से रखनी है और x की वैल्यू निकालनी है। अब मैं इसमें y की वैल्यू 0 रख लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर y की वैल्यू 0 रखूँगा तो x की कितनी आएगी, 10 माइनस 4 गुणा 0 0 और बटे में 2, तो ये 10 बटे 2 कितना आ जाएगा, 5। यानी कि मैं अगर y की वैल्यू 0 रखता हूँ तो x की कितनी आती है, 5। ऐसे ही अब y की एक बार आप 2 रख लो, 3 रख लो, कुछ भी रख लो आप, मतलब अपने हिसाब से ऐसे रखो कि सिंपल वैल्यू आवे, छोटी से छोटी, और इससे कट भी जाए, पॉइंटों में ना आए। अगर मैं यहाँ पर 1 रखूँगा, 10 में से 4 जाएंगे, मैं मान लेता हूँ y की वैल्यू 1 रख ली मैंने, ठीक है। तो x की कितनी आएगी, 10 माइनस 4 गुणा 1, क्योंकि y की जगह 1 रख दिया, बटे में 2, 10 में से 4 गए 6 बटे 2, तो कितना आ गया, 3। जब मैंने y की वैल्यू 1 रखी तो x की कितनी मिली, 3। तो एक ग्राफ तो मेरे पास समीकरण 1 से ये आ गया चार्ट, ठीक है। अब देखते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से ग्राफ से आपके में पूछता है क्वेश्चन कि ग्राफीय विधि से, तो इसलिए आप समझ लेना इसे अच्छे से। तो समीकरण 2 जो थी वो थी 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 12। तो 3x ये प्लस का तो इधर आके माइनस में आ जाएगा, और ये x के साथ 3 गुणा में है, तो नीचे आके किस में हो जाएगी, भाग में। अब यहाँ से पहले आपको चार्ट बना लेना है, x और y। अब फिर आप यहाँ देखो y की वैल्यू रख लो 0। वैसे सबसे आसान यही है, एक बार y की 0 रख लो, एक बार x को 0 रख लो। तो आपको एक बार y को 0 रखेंगे तो जो x की आए उसे यहाँ रख देना, एक बार x को 0 रखेंगे y की यहाँ आए उसे यहाँ रख देना। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कोई भी वैल्यू रख लो, लेकिन आपको यह आपके लिए जो ईजी हो, जो आसान हो, उसे रखो। मैं अगर y 0 रखूँगा तो यहाँ से देखो x की कितनी आएगी, 12 माइनस 6 की गुणा 0 में करेंगे तो 0 बटे 3, तो ये 12 में से 0 जाएगा तो 12 बटे 3, तो ये कितना आ गया, 4। अगर मैं y की वैल्यू 0 रखता हूँ तो x की मुझे कितनी मिलती है, 4। अब y को मैं एक बार रख लेता हूँ, 1 रख लेता हूँ, ठीक है, 1। तो x इज इक्वल टू 12 माइनस 6 गुणा 1 बटे 3, तो 12 माइनस 6 बटे 3, 12 में से 6 गए 6 बटे 3, तो ये कितना आ गया, 2। यानी कि जब मैं y की 1 रखता हूँ तो मुझे x की कितनी मिलती है, 2। बस आपके पास दोनों समीकरण की जब x और y की वैल्यू आ जाएं तो आपको कॉपी में ही एक ग्राफ लगा मिलेगा, उस पे ग्राफ पे आपको ये वैल्यू पुट कर लेनी है। ये हमारी जो होती है ये होती है x एक्सिस, ठीक है, और जो ये होती है ये होती है y एक्सिस। अब आप पहले अपने में लिमिट देख लो कहाँ तक है, x की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा 5 तक जा रही है, क्योंकि मैं कॉपी पर बना रहा हूँ तो मुझे पॉइंट शो करने पड़ेंगे, लेकिन वहाँ तो आप कुछ भी कर सकते हो, वहाँ तो आपको पूरा ग्राफ पेज मिलेगा। और इसकी 0 और 1 है y की, तो मैं यहाँ कर लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पर 1 2 3 4 5, ठीक है। अब अगर मैं पहली समीकरण को देखूं, पहली समीकरण से जो हमें वैल्यू आई थी, जो पहली रेखा से समीकरण बन आई थी, तो वो थी x की वैल्यू 5 है तो y की 0 है। अब इस पॉइंट को कैसे शो करेंगे, x की 5 ये रही और y की 0 तो इसी पर रहेगा ही। ऐसे ही दूसरा जो है उसमें x की 3 है जब y की 1 है, x की 3 और y की 1, तो x की 3 y की 1 तो यहाँ पर, क्योंकि y की इधर से आएगी 1 और x की 3, तो ये पॉइंट कहाँ, यहाँ। अब ये हमने दोनों पॉइंट शो कर लिए, इस पर दिखा दिए ग्राफ पर, तो यहाँ से अब एक लाइन ड्रॉ कर लो, इन दोनों पॉइंट से गुजरनी चाहिए।
ठीक है। अब आप देख सकते हो दूसरी को, ये रेखा बन की हमने, ये रेखा बने हमारी रेखा जो क्या थी, मैं पूरी लिख देता हूँ, 2x + 4y = 10। ऐसे अब दूसरी जो रेखा थी उसको शो कर लेते हैं हम। ये उसके पॉइंट हैं। अगर x 4 है तो y 0, यानी कि x 4 है तो y 0 तो यहाँ पर आएगा, और x 2 है तो y 1, तो x 2 है तो y 1, यानी कि यहाँ पर। ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला दो ऐसे इधर को, तो आप देख सकते हो ये कौन सी लाइन बन रही है, ये बन गई समांतर रेखा। इसकी इक्वेशन क्या थी, इसकी थी 3x + 6y = 12। ये हमारी रेखा 2 की थी समीकरण। तो ये इसके पॉइंट हमने शो करे इसके। तो आप देख सकते हो दोनों लाइन कैसी हैं, दोनों रेखा समांतर हैं एक दूसरे के, तो यहाँ से हमें कोई हल नहीं मिलेगा। तो हम लिख सकते हैं, आपको एक लाइन लिख देनी है बस, ग्राफ में देखा जा सकता है कि दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं, तो इनके पास कोई हल नहीं होगा। बस आपको अपनी भाषा में ये ऐसे लिख देना, क्योंकि ग्राफ में आपने देखी दोनों लाइन कैसी आ रही हैं, समांतर। जब समांतर लाइन होती हैं तो उनका कोई हल नहीं होता। देखते हैं प्रश्न 2। प्रश्न 2 में कहा है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 36 डिग्री अधिक है, कोण ज्ञात कीजिए। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए संपूरक कोण कौन से होते हैं। पहले मान लो, माना छोटा कोण x है, ठीक है, और बड़ा कोण y है। आपने, क्योंकि दो कोण की बात हो रही है ना, क्योंकि उसमें कहा दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 36 डिग्री अधिक है। पहले तो आपको पता होना चाहिए संपूरक कोण वो होते हैं जिनका सम जो है, जिनका मतलब जो जोड़ के जिनका वो होता है 180। तो आप लिखेंगे संपूरक कोण का योगफल, यानी कि सम कितना होता है, 180 होता है। तो x + y, क्योंकि दो हैं, एक छोटा कोण एक बड़ा कोण, तो दोनों का योगफल कितना होगा, 180। लेकिन हमें क्वेश्चन में एक और कंडीशन दिया है, इसे मान लो इक्वेशन में, उसमें कहा है बड़ा कोण छोटे से 36 डिग्री अधिक है, या बड़ा कोण छोटे कोण से 36 डिग्री अधिक है, यानी कि दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 36 डिग्री। ये इक्वेशन 2। क्योंकि जब ही तो देखो बड़ा कोण मान लिया, जैसे मैंने मान लिया एक कोण है 90 डिग्री है, ये मान लिया बाई है, बड़ा कोण है, और एक कोण है, मैं कह दूं इससे जो छोटा कोण है, छोटे कोण से ये कितना 60 अधिक है बड़ा कोण। तो आप कैसे निकालोगे छोटे कोण को, इसमें से माइनस करके तो निकालोगे, 90 - 60 जब भी तो आएगा 30, या इससे 60 इधर ले जाओ, 90 माइनस छोटा कोण कर दो। तो ऐसे ही मैंने बड़ा कोण माइनस छोटा कोण करा, तो कितना उनका डिफरेंस कितना होगा, अंतर 36 डिग्री। अब आपके पास दो इक्वेशन बन गई हैं, आप इनको किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, प्रतिस्थापन या विलोपन या बज्जर गुणा। वैसे ये जो पड़ेगा आपको सिंपल, तो ये पड़ेगा विलोपन विधि से, क्योंकि विलोपन विधि में क्या होता है कि आपको गुणक देखने पड़ते हैं। एक कोई भी, जैसे एक ऑफ वेरिएबल है, ये चर है, ये चर है, तो इसमें किसी का भी आपको एक का गुणक बराबर करना होता है। इसमें दोनों के गुणक बराबर हैं,
जैसे यहाँ प्लस का एक्स, यहाँ माइनस का, तो जब इनको आप दोनों इक्वेशनों को जोड़ोगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो आप लिखनी है दोनों समीकरणों को जोड़ने पर। तो जोड़ोगे तो x प्लस बाय इज इक्वल टू 180 और बाय माइनस एक्स इज इक्वल टू 36। जब आप जोड़ोगे तो ये तो प्लस हो जाएंगे। वैसे आपको ये आपस में एक दूसरे के नीचे लिखने चाहिए। ये माइनस एक्स कर दो और प्लस वाई को इसके नीचे ले लो, क्योंकि ये तो ये माइनस माइनस ही रहेगा, ये प्लस प्लस प्लस, ये प्लस का प्लस, क्योंकि जब माइनस होते हैं जब साइन चेंज हो जाते हैं तो ये प्लस माइनस होते हैं तो कैंसिल हो गए। और बाई दो बाई हो गई। और 180 और 36 करेंगे तो 6 8 3 11 1 1 2 216 हो गया। तो बाई की वैल्यू निकालोगे तो आप कितना आएगा 108 डिग्री। तो आपका एक कोण तो आ गया छोटा वाला। तो अब बड़ा कोण कैसे निकालोगे? अब लिखोगे बाई के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या थी हमारी? x प्लस बाई इज इक्वल टू 180। उसमें x बाई के मान रख दो 108, तो x प्लस 108 इज इक्वल टू, ये बाई हमारा बड़ा कोण था, हाँ ठीक है, 180। तो x की वैल्यू कितनी होगी? 180 माइनस 108। तो आप करोगे तो 2 और 7, तो ये कितना आ गया 72 डिग्री। तो आपने माना था ना शुरू में बाई छोटा कोण x है, तो ठीक है, x की वैल्यू कितनी आई है 72, छोटे कोण की, बड़े कोण की कितनी आई है 108, और दोनों का योगफल भी कितना हो रहा है 180। ये दोनों संपूरक कोण है। तो लिख दोगे छोटा कोण कितना होगा 72 डिग्री और बड़ा कोण कितना होगा 108 डिग्री। तो यही आपका होगा आंसर। और आंसर को हमेशा आप ब्रैकेट में ज़रूर बंद करना, क्योंकि टीचर की सीधी नज़र उसी आंसर पे ही जाती है। हमेशा आंसर को ब्रैकेट में बंद करके लिखना। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 3। तो 3 में कहा गया है निम्नलिखित समीकरण युग्मों को हल कीजिए। 3/x प्लस 2/y इज इक्वल टू 11, 4/x माइनस 5/y इज इक्वल टू 7। तो एक तो आपके पास इसके दो तरीके हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के, लेकिन हम उसी से करेंगे जो इजी है। एक है 3/x प्लस 2/y इज इक्वल टू 11 और एक है 4/x माइनस 5/y इज इक्वल टू 7। एक तो देखो इसका ये तरीका है, आप y की इसमें मल्टीप्लाई करोगे, x की इसमें, x y की फिर इसमें करोगे, ऐसे ही यहाँ करोगे। लेकिन एक तरीका इसका जो सिंपल है और जिससे आपको करना भी चाहिए एग्जाम में, क्योंकि एग्जामिनर चाहता ही वो है, आप देख सकते हो इसको हम 1/x लिख सकते हैं, क्योंकि x नीचे है। तो आप इस 1/x को एक कांस्टेंट मान लो। तो माना 1/x इज इक्वल टू p मान लिया मैंने, ठीक है। ऐसे ही और ऐसे यहाँ क्या 1/y, लेकिन जब भी करना आपको कंडीशन, जैसे यहाँ भी 1/x है, यहाँ भी 1/y, और दूसरी भी समीकरण में 1/x 1/y आ रहा है, तो 1/y को मान लो। क्यों? देखो इतना मानने से आपको कितना बेनिफिट मिलेगा, कितना फ़ायदा होगा इसका। 1/x रखते ये कितना बन जाएगा 3p प्लस 2 गुणा 1/y की जगह क्या रखेंगे क्यों, तो 2q बराबर में 11। तो इसे मान लो इक्वेशन 1। ऐसे ही आप यहाँ देखोगे 4/x को 4p लिख दोगे, 1/x की जगह p माइनस 5q इज इक्वल टू 7, इक्वेशन 2। अब आप देख सकते हो, आप इसे अब किसी भी मेथड से कर दो, विस्थापन वाले से कर दो या विलोपन विधि से कर दो, प्रतिस्थापन से कर दो या तो प्रतिस्थापन से करना चाहें तो देखो मैं यहाँ से p की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो समीकरण 1 से अगर मैं यहाँ से p की वैल्यू निकालूँ तो कितना होगा 3p इज इक्वल टू 11 माइनस 2q, क्योंकि ये माइनस में चलेगा, और p की कितनी आएगी 11 माइनस 2q बटे 3। मैंने आपको वो तो बता दिया विलोपन विधि से कैसे करते हैं। जो कोई भी एक चर है उसके कोई से भी चर के x हो या y, उसके गुणक को बराबर करके उसे काट देते हैं, उसे जोड़ के घटा के एक को काट देते हैं, दूसरे की वैल्यू निकल जाती है, ठीक है। दूसरे का मान निकलेगा तो फिर उसे किसी भी समीकरण 1 या 2 में रख के दूसरे के मान निकाल लेंगे, दूसरे चर का। अब जो प्रतिस्थापन विधि होती है
उसमें पहले आपको एक की वैल्यू निकालनी पड़ती है, या तो पी की निकाल लो समीकरण एक से, या क्यू की निकाल लो और दूसरी समीकरण में उसे रख दो। अब मैंने यहाँ से पी की वैल्यू निकाली समीकरण एक से, इसे मान लो समीकरण 3, ठीक है। तो अब क्या लिखना आपको, पी के मान को समीकरण 2 में रखने पर, पी के मान को समीकरण 2 में रखोगे तो समीकरण 2 है 4p माइनस 5q इज इक्वल टू 7। पी की जगह आप इस वैल्यू को रख दो 4, 11 माइनस 2q बटे 3 माइनस 5q बराबर 7, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 4 ऐसे ही रहने दो, 11 माइनस 2q, और एक बार 3 की इसमें करनी है। अगर जैसे ये आगे होता तो आगे करते, इसकी पीछे है तो पीछे, और फिर एक बार साथ में करनी है। तो 3 पंजे 15q और 3 सत्ते 21। अगर आप चाहो तो बात वही आएगी, आप पहले इसका एलसीएम लोगे तो अभी आपको ये 3 इधर ही ले जाना पड़ेगा। तो मैं इसलिए इसे एक स्टेप कम करने के लिए बता रहा हूँ। आपको 3 की गुणा जो यहाँ है उसमें करनी है और एक बार इसमें करनी है, यहाँ कुछ भी हो उसकी इसमें करनी है, एक बार बराबर के जो इधर नंबर है उसमें करनी है, ठीक है। तो अब इसे खोलोगे तो 11 की 4 में करोगे तो 44, माइनस 4 की 2 में करोगे 8, माइनस 15q बराबर 21। अब इसे 21 को इधर ले आओ, 44 ये प्लस का तो इधर आके माइनस 21 का, और ये 15 और 8 माइनस के आएंगे, माइनस के 23, और ये इधर जाके प्लस के हो जाएंगे 23q। अब 44 में से 21 गए तो 23 ही आएगा, और ये भी क्या है 23q। तो यहाँ से q का मान कितना आएगा 23 बटे 23, तो q का मान कितना आ गया 1। आपके पास q का मान आ गया, तो अब इसे आप उसमें रख दो एक समीकरण 3 में। तो q के मान को समीकरण 3 में रखने पर, ये है आपको एग्जामिनर को बताना पड़ता है, तो इसलिए इस लाइन को हम लिख देते हैं। अब इसमें समीकरण 3 थी, p इज इक्वल टू 11 माइनस 2q बटे 3, p इज इक्वल टू 11 माइनस 2q बटे 3। अब q की वैल्यू रखोगे तो 11 माइनस 2 इंटू 1 बटे 3, 11 में से 2 जाएंगे 9 बटे 3, तो 3 बार कट गया। तो ये p की वैल्यू कितनी आई, ओ सॉरी q की वैल्यू कितनी आई, नहीं ये p था, p की वैल्यू आ गई 3, क्योंकि q की तो 1 पहले ही आ गई। अब यहाँ से आपके पास पी क्यू की तो वैल्यू आ गई मान, लेकिन आपसे वो पूछ रहा था एक्स और वाई का मान, क्योंकि उसमें तो हमें तो एक्स और वाई में दिए हुए थे ये चर जो हैं, तो हमें तो ये हमने माने थे पी और क्यू। तो अब पी और क्यू की यहाँ वैल्यू रख दो तो एक्स और वाई की मिल जाएगी। देखो 1/x को हमने क्या माना था पी, और 1/y को हमने माना था क्यू। पी की वैल्यू कितनी आई है 3, तो 1/x इज इक्वल टू 3, 1/y इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू कितनी आई है 1, ठीक है। अब x को इधर ले जाओ और y को इसे 3 है इधर ले आओ क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो 1/3 मतलब 1/3, तो ये आ गया x का मान। यहाँ से 1/1 तो ये 1 ही आएगा, ये आ गया y का मान, आ गया x y का मान, यही पूछ रहा था हमसे। तो आपको ये पता होना चाहिए, विस्थापन जो प्रतिस्थापन विधि है ये भी पता होनी चाहिए, विलोपन विधि भी, और वज्र गुणन विधि भी पता होनी चाहिए, उसे ही मैं आपको बताऊंगा आगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर प्रश्न 4 इसका। प्रश्न 4 में कहा है कि किस मान के लिए युगपत समीकरणों, एक समीकरण ये है दूसरी ये है, का कोई हल नहीं है। तो मैंने आपको शुरू में ही वीडियो के शुरू में बताया था कोई हल नहीं है के लिए पहले तो इक्वेशन लिख देता हूँ मैं, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, एक इक्वेशन ये दी है, एक दिया 2k माइनस 1 एक्स प्लस के माइनस 1 वाई बराबर 2k प्लस 1, ठीक है। और आपको इन समीकरण को सॉल्व करने से पहले आपको देख लेना ये बराबर के या तो राइट हैंड साइड में होना चाहिए जो C1 होता है, ऐसे ही C2 भी, या ये दोनों ही लेफ्ट साइड में होने चाहिए। अगर ये इधर है बाई के तो ये भी फिर इधर ही होना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। तो अब कोई हल नहीं है, होने के लिए कंडीशन क्या थी, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2, ठीक है, ये कंडीशन थी। तो बस आपको इसमें से वैल्यू पुट करनी है। A1 की कितनी है 3, A2 की यहाँ से A1 होता है x का जो गुणक होता है, ठीक है, 2k माइनस
1, 2 के माइनस 1। ऐसे ही B1 की वैल्यू है 1, क्योंकि इसका गुणक 1 है, कुछ नहीं है तो, और इसका गुणक k माइनस 1 है। इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका ये है किसी के बराबर नहीं है, तो उससे हमें कोई मान नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन अब कभी पूछ ले k की क्या वैल्यू नहीं हो सकती, क्या वैल्यू नहीं हो सकती, तो फिर आपको ये नॉट इक्वल टू लगा के तो इसे इसके बराबर नहीं रखना, मतलब ऐसे नॉट इक्वल कर देंगे तो वहाँ से k का कौन सी वैल्यू नहीं हो सकती वो आ जाएगी। तो हमसे k की पूछ रहा क्या वैल्यू होगी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इसमें होगी, इसकी इसमें, तो 3 k माइनस 1 और 1 2 के माइनस 1। 3 की k में होगी 3 के, फिर 3 की 1 में होगी 3, ऐसे 1 की 2 के में होगी 2 के, 1 की 1 में होगी 1। तो 3 के ये प्लस का तो इधर आके माइनस का, ये -1, और ये माइनस का तो इधर आके प्लस का। 3 के में से 2 के गए तो k बचा, -3 प्लस वो -1 प्लस 3 कितना हो जाएगा, +2। तो k की वैल्यू आ गई आपका, k का मान ही पूछा था इसमें। देखते हैं प्रश्न 5। प्रश्न 5 में कहा है 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है। दहाई का अंक इकाई के अंक के 3 गुना है। यदि संख्या में से 54 घटाए जाए तो अंक पलट जाते हैं। अगर इसी संख्या में से अगर हम 54 घटाएंगे तो अंक पलट जाएंगे, ठीक है। संख्या ज्ञात कीजिए। तो जैसे जैसे क्वेश्चन दिया हम ऐसे ही लिख देंगे। तो 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई का अंक का 3 गुना है, तो 5वां है। तो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए, जैसे मैंने कोई संख्या लिखी 23, इसमें इकाई अंक दहाई अंक, तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, 2 गुणा 10 प्लस 3 भी तो लिख सकता हूँ। तो इसलिए कभी भी दहाई का अंक बनता है वो 10 की गुणाई होकर बनता है। अगर आप ले लो 43 ले लो या 45 ले लो, तो इसे 4 गुणा 10 प्लस 5 ही लिखा होगा, ठीक है। तो ऐसे ही मैं मान लेता हूँ, माना इकाई अंक इकाई अंक क्या है, x है, ठीक है। और दहाई अंक, अब इसमें देखो ये क्वेश्चन जो है आपको वैसे इस चैप्टर से नहीं है, ये द्विघात समीकरण से आ गया है, फिर भी चलो मैं आपको बता देता हूँ। अब इसमें आ गया तो ये क्वेश्चन द्विघात समीकरण का है। इसमें हमने इकाई अंक x मान लिया, उसने कहा दहाई अंक इकाई अंक के 3 गुना है, तो दहाई अंक कितना हो जाएगा, 3x, ठीक है। अगर अब हम संख्या बनाएं तो अभी मैंने आपको बताया था संख्या कैसे बनती है। दहाई जो अंक होता है उसमें 10 की गुणा होती है हमेशा। अब ये दहाई पर है तो ये 10 का गुणा होकर जब इससे 20 बन के उसमें 3 ऐड हुआ होगा। ऐसी संख्या ये दहाई का है तो इसमें 10 की गुणा होके प्लस इकाई अंक उसमें ऐड हुआ होगा, तो संख्या कितनी थी, 3 धाम 30, ठीक है। तो 30x प्लस x 31x, ये थी हमारी संख्या। लेकिन उसमें क्वेश्चन में कहा है, प्रश्न के अनुसार लिख दो, प्रश्न अनुसार, ठीक है। प्रश्न अनुसार क्या होगा, उसमें कहा है यदि संख्या में से 54 घटाए जाए तो अंक पलट जाते हैं। यानी कि ये अंक जैसे पहले इकाई x था, दहाई 3x था। अगर मैं इस संख्या में से क्या घटाऊं, 54, 31x संख्या में से अगर मैं 54 घटाऊं तो अंक पलट जाते हैं। अंक पलटने का मतलब जो इकाई था वो अब दहाई का हो गया, यानी कि जो पहले इकाई का x था वो दहाई पर पहुंच गया, और जो दहाई अंक 3x था वो इकाई हो गया। यानी कि फिर नया नंबर क्या बनेगा, 10x प्लस 3x, क्योंकि अब x दहाई का बन गया ना और 3x इकाई का बन गया। तो ये क्या बनेगा, 31x माइनस 54, 10 और 3 13x, 31x माइनस 13x, क्योंकि प्लस का इधर आके माइनस में और ये माइनस का 54 इधर जाके प्लस में, तो ये कितना आएगा 18x इज इक्वल टू 54, और x की वैल्यू कितनी आएगी, 18 से 3 बार 3। जब x की वैल्यू 3 आ गई, मतलब कि इकाई अंक 3 है, तो दहाई अंक कितना होगा, इकाई अंक
कितना है 3, तो 2.5 अंक क्या होगा 3 गुना था ना इकाई अंक का, 3 गुणा 3 9। और फिर संख्या क्या बनेगी, संख्या क्या थी हमारी 31x लिख दो, या आप ऐसे लिख दो 3x प्लस एक्स, तो या 31x ही लिख दो ना। संख्या कितनी थी 31x, यानी कि 31 गुणा 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो संख्या आ गई हमारी 93। अब जो कंडीशन दी हुई थी आप उसको अप्लाई भी करके देख सकते हो। देखो उसमें कहा था इकाई अंक के जो 2.5 अंक है वो 3 गुना, तो ये 3 गुना है ना 3 तिया 9, और जो अगर इसकी संख्या पलट जाए तो इनका अंतर कितना आएगा 54 आएगा। अगर इस संख्या में से 54 घटाया जाए तो अंक पलट जाएंगे। अगर मैं 93 में से 54 घटाऊंगा तो 13 में से 4 गए 9, और हाँ रहेंगे 8 में से 5 गए 3, तो अंक उलट गए ना। पहले 9 3 था, अब 3 9 होगा, तो अंक उलट गए। अगर मैंने 54 घटाया तो हो गई सेटिस्फाई। वैसे क्वेश्चन जो द्विघात समीकरण से है, लेकिन इसमें आया तो मैंने आपको करा दिया है। देखते हैं क्वेश्चन प्रश्न 6। प्रश्न 6 में कहा है युगपत समीकरण के युगम, ये हमें 2 युगम दिए हैं, को ग्राफीय विधि से हल कीजिए तथा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए जो रेखाएं एक्स अक्ष से बनाती हैं, यानी कि एक्स अक्ष से बनाती हैं। तो यहाँ 2 समीकरण दिए हैं, ये पहले आपको ग्राफ पे शो करनी पड़ेंगी, तो मैं इसे अगले पेज पर ले लेता हूँ। तो समीकरण क्या दिए हैं, देखो समीकरण पहली दिया 3x प्लस वाई माइनस 12 इज इक्वल टू 0, दूसरी दिया x माइनस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इनने पहले इसका ग्राफ पर हमें इसका जो हल निकालना है, और जहाँ वो त्रिभुज बनेगा ग्राफ पर वो देखेंगे कौन सा बनेगा, और उसका फिर क्षेत्रफल भी निकालना है, ठीक है। तो पहले तो ग्राफ पे मैंने आपको अभी हल करके बताया था जब हमने वो करा था समांतर लाइन वाला, समांतर रेखा वाला। तो इसे मान लो समीकरण 1, इसे मान लो समीकरण 2। तो समीकरण 1 से हम x का मान निकाल लेंगे। समीकरण 1 से अगर देखो तो यहाँ से कैसे लिखेंगे 3x प्लस वाई, ये माइनस में तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा, और यहाँ से x की वाई का मान निकाल लेता हूँ कि मैं, ठीक है। तो 12 माइनस 3x। अब मैं x का मान रख के y का निकाल सकता हूँ, ये x ये y, ठीक है। अब x का मान यदि मैं कितना रख दूँ 0 रख दूँ, 0 मत रखो 2 रख लो, क्योंकि वैल्यू छोटी, अगर मैं 0 रखूँगा तो मुझे x की वैल्यू मिलेगी 12, फिर मुझे ग्राफ पे थोड़ा ऊपर तक जाना पड़ेगा, तो मैं रख लेता हूँ 2। x की अगर मैं 2 रखूँगा तो y की कितनी आएगी 12 माइनस 3 दूनी 6, यानी कि 6। तो जब मैंने x की 2 रखी तो y की कितनी आ रही है 6। ऐसे ही अब x की रख लो, x इज इक्वल टू 2 रखने पर, ऐसे अब x इज इक्वल टू कितना 3 रख लेता हूँ, 3 रखने पर कितना आएगा y का मान 12 माइनस 3 गुणा 3, 3 3 9, 12 में से 9 गए 3, तो x का मान 3 रखने पर y का कितना आया 3। अब ऐसे ही समीकरण 2 से रखनी है हमें। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से देखोगे तो x माइनस 3y, वहाँ में प्लस 6 है तो वो इधर जाके हो जाएगा -6, और x का यहाँ से निकालें तो -6 प्लस 3y, क्योंकि माइनस का इधर जाके प्लस का। अब यहाँ पर भी आपको y की वैल्यू रख के x की निकाल लेनी है। तो कैसे करेंगे, y का मान आपको लिखनी है y इज इक्वल टू 0 रखने पर, 0 रख लें या 2 रख लें, 2 रख लेते हैं। देखो 2 रख के मुझे x 0 मिल जाएगा। अगर मैं y 2 रखता हूँ तो y का मान 2 रखने पर x कितना मिलेगा -6 प्लस 3 दूनी 6 0, ठीक है। तो y का मान 2 रखने पर x का कितना मिल रहा है 0। ऐसे ही अब y का मान मैं अब 3 रख लेता हूँ, 3 3 9, y का मान 3 रखने पर आपको अपने हिसाब से रखना कि वैल्यू छोटी मिले, और जब वैल्यू छोटी मिलेंगी तो आपका ग्राफ जो छोटा बन जाएगा, ठीक है। तो y में 3 रखूँगा तो इसमें 3 3 9, तो x कितना आएगा -6 प्लस 9, यानी कि 3। तो मैं इसका भी यहाँ बना लेता हूँ, ये नहीं वो तो बन रहा है x का मान अगर मैंने 0 रखा तो मुझे y का कितना मिला, वो सॉरी x का 3 रखा तो, और यहाँ पर मैंने
बाई का 2 रखा था, x 0 मिला था। यहाँ पर बाई का 3 रखा तो x भी 3 ही मिला। ठीक है, तो अब इन्हें हम ग्राफ पे सॉल्यूशन निकालेंगे। इसका कैसे निकलेगा, अब आप पहले वैल्यू देख लो। x की वैल्यू 2 और 3 तक गई हुई है बस मैक्सिमम, और ऐसे ही बाई की मैक्सिमम 6 तक गई हुई है। तो मैं यहाँ से बना लेता हूँ, क्योंकि नेगेटिव में तो ये जा ही नहीं रही। ये एक्स एच हो गई और ये बाई एक्स हो गई। एक्स एक्स पे हम ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6, इसे और एक ऊपर तक बढ़ा दो बाई। अब देखो पहली समीकरण से देखें हम, पहली जो रेखा थी उस पर एक्स का मान 2 रखने पर बाई का मिला हमें 6, एक्स का 2 रखने पर बाई का मिला है 6। तो एक्स का 2 यहाँ हो गया और बाई का 6 यहाँ पर। तो ऐसे थोड़ा ये बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और दूसरा है एक्स का मान 3 रखने पर बाई का 3। तो एक्स का भी 3 और बाई का भी, तो एक्स का 3 और बाई का भी यहाँ पर। अब इन दोनों लाइन को आपको 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करना है एक लाइन से। तो लाइन कैसे बनेगी, कुछ इस प्रकार इसकी लाइन जाएगी। ठीक है, और फिर दूसरी अगर रेखा की देखें हमें, एक्स 0 रखने पर बाई 2 आया था। एक्स तो 0 हो गया, बाई 2 मिला था, तो एक्स 0 बाई 2 यहाँ पर होगा। और दूसरे में एक्स 3 रखने पर बाई भी 3, यानी कि ये पॉइंट था यहाँ पर, एक्स 3 बाई 3। तो ये कैसे जाएगा, कुछ इस प्रकार जाएगा। लाइन टेढ़ी होगी, आप स्केल से खींचना। तो ये कुछ इस प्रकार आके ये ऐसे जाएगी। ठीक है, इधर ये -1 -2 -3, ये बिल्कुल प्रॉपर नहीं है, -4 ऐसे बनेगा। तो आपको इंटरसेक्ट का कौन सा पॉइंट मिला है, जहाँ ये दोनों प्रतिच्छेद कर रही हैं 3,3, क्योंकि ये लाइन इधर जा रही है 3 3 पे इधर, तो दोनों प्रतिच्छेद कर रही 3 3 पर। तो इसका 3 और 3 हल होगा। तो पहले तो आप लिखोगे ग्राफ में 3,3 बिंदु पर दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, इसलिए इसका हल x = 3 और y = 3 होगा, क्योंकि ये आगे वाला x होता है और पीछे वाला y। तो हमें x और y की ग्राफ से वैल्यू मिल गई। लेकिन इसी में दूसरा प्रश्न जो कह रहा था वो कह रहा था तथा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए जो रेखा x h से बनाती है। मतलब ये त्रिभुज यहाँ से x h से और ये यहाँ पर x h से, तो इनका हमें एरिया और फाइंड करना है। तो ये तो देखो मेरा रफ में बनाया, तो मैंने एग्जैक्ट पॉइंट्स लोकेट नहीं होंगे। जैसे ये यहाँ पर मेरा 4 हाफ आ रहा है। ठीक है, तो ये मैं मान लेता हूँ ये 5 पर है। ठीक है, क्योंकि आप ग्राफ में बनाओगे तो कुछ एग्जैक्ट जब ही बनेगा। ये 5 तो 5 है, लेकिन यहाँ पर बाई 0 है। ऐसे यहाँ पर आप करोगे तो ये -4 मान लो, ये 0। ये एग्जैक्ट नहीं है, मैं आपको पहले कह रहा हूँ, क्योंकि ये रफ में बना हुआ है। अब जैसे ये पॉइंट बन गए, तो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, जब आपको ये 3 पॉइंट दिए होते हैं, 3 बिंदु दिए होते हैं किसी भी ट्रायंगल के, तो आपने एरिया पढ़ा होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसका पार्ट 7 में आपको ये चीज़ दी हुई है कि क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं त्रिभुज का। जब आपको बिंदु दिए हों तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो निकालते हैं वो होता है 1/2 x1, और यहाँ आएगा y2 माइनस y3। ठीक है, प्लस फिर हाँ x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। आपको ये ध्यान रखना, हाँ पहले से लेना x1 y2 y3, x1 2 3 आ गए, फिर x1 से अगला x2 आएगा और इसे यहाँ से शुरू करना है y3 माइनस y1, ऐसे x3 आ गया, फिर y ये वाला 1 माइनस y2। अब आपके पास बिंदु सारे दिए हैं, तो 1/2 x1 देखो तो आप, मैं यहाँ से मान लेता हूँ x1 y1
आप किसी से ही मान लो, आंसर सबसे ही सेम आएगा। ये x2/2 और ये x3/3, ठीक है। तो 3 3 है, x1 y1, तो ये 3 है। y2 माइनस y3, y2 माइनस y3 0 है, तो ये तो 0 आ गया। प्लस x2 का मान 5 है। y3 माइनस y1, y3 0 माइनस y1 माइनस के 3, प्लस x3 कितना है, माइनस के 4, तो -4, y1 माइनस y1 कितना 3 और y2 0, तो 3 आ गया। अब ये 1/2, 3 में 0 की करी तो 0 हो गया। 5 तिया 15, माइनस का है ये प्लस का, तो माइनस का 15 आएगा। ऐसे ये भी माइनस का प्लस का, माइनस के 4 तिया 12, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस के 15 माइनस के 12 माइनस के 27/2। और हमेशा आप यहाँ लगा लेना, है मॉडुलस में रहता है, क्योंकि कभी भी जो है क्षेत्रफल कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो ये कितना हो जाएगा, 27/2। और तो ये आ गया हमारा क्षेत्रफल, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि क्षेत्रफल कभी भी आपका माइनस में नहीं होगा, हमेशा क्षेत्रफल पॉजिटिव आएगा, क्योंकि क्षेत्रफल एक स्क्वायर होता है, किसी भी नंबर का स्क्वायर, ठीक है। तो देखते हैं प्रश्न 7। मैं जो भी प्रश्न करा रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यान से देखना, किसी भी प्रश्न को स्किप मत करना। प्रश्न 7 किया बस, और 4 क्वेश्चन है, 3 और। 2 वर्गों के क्षेत्रफल का योगफल 400 वर्ग मीटर है, ठीक है। यदि उनके परिमापों का अंतर 16 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास वर्ग हैं, ठीक है। तो माना पहले वर्ग की भुजा x है और दूसरे वर्ग की भुजा कितनी है, y। अब इसमें जो पहले जो कहा है, अब मैं लिखूँगा, पहले आपको मैं बता दूं, वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है भुजा का वर्ग, ठीक है। भुजा का यानी कि स्क्वायर और वर्ग। और परिमाप जो होता है वर्ग का वो होता है 4 गुणा भुजा। बस आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। अब क्वेश्चन में जो कहा है प्रश्न अनुसार लिख लेना आप, प्रश्न अनुसार मैंने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दिया है। 2 वर्गों का क्षेत्रफलों का योगफल 400 वर्ग मीटर है, यानी कि पहले का कितना होगा क्षेत्रफल, x², दूसरे का y², x का वर्ग y का वर्ग, और इनका जोड़ कितना दिया है, योगफल 400 वर्ग मीटर। तो ये इक्वेशन बना गई। दूसरी कंडीशन में कहा है यदि उनके परिमापों का अंतर, तो x माइनस वाई, परिमापों का अंतर कितना है, 16 मीटर। ये इक्वेशन 2 हो गई, नहीं 4, सॉरी, ये 4x माइनस 4y आएगा, क्योंकि ये परिमाप है ना, तो 4x माइनस 4y। तो आप इसे यहाँ से 2 ना बन के इसे सॉल्व भी कर सकते हो। इसे पूरी को 4 से डिवाइड दोगे तो x माइनस वाई, और ये 4 चौक 16, इसे मान लो इक्वेशन 2। अब यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। x की वैल्यू कितनी आएगी, 4 + y, ये इक्वेशन 3। अब इसे इसमें सब्सटीट्यूट कर दो, यानी कि प्रतिस्थापन कर दो इसका यहाँ पर, तो हमें मिल जाएगी y की वैल्यू। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अगर 1 में रखोगे तो अब क्या आएगा, x की जगह 4 यानी कि 4 + y का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, प्लस में दिया है 400, 4 का स्क्वायर होगा 16 प्लस y² प्लस 4 दूनी 8 पाई, क्योंकि ये है a + b का वर्ग। a + b का वर्ग क्या होता है, a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab, ठीक है। तो मैंने कर दिया a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab, यानी कि 2 × 4 × y, 4 दूनी 8 y, ठीक है, प्लस y², यहाँ आ गई 400,
तो बाई स्क्वायर और बाई स्क्वायर हो गए 2 बाई स्क्वायर, फिर 8 बाई, और इस 400 के को इधर लाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा। तो माइनस का 400 में से प्लस का 16 जाएगा, माइनस के 400 और प्लस का 16 है, तो इनका अंतर होगा 10 में से 6 गए 4, 9 में से 1 गए 8, यहाँ रह गया 384, ये आ गई 0, यहाँ रह गई 0। ठीक है, क्योंकि हम 400 को इधर लिया है। अब इसे 2 से कट सकती है पूरी, तो 2 से काट दो, बाई स्क्वायर 2 चौक 8, और 2 से 2 एकम 2, 2 नाम 18, और 2 दूनी 4। अब आपके पास एक ये क्या आ गई, समीकरण आ गई। ठीक है, एक ये सिंगल वेरिएबल में, सिंगल चर में, एक चर में, तो आप इसे सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि मैंने मेथड आपका वैसे चैप्टर जो पार्ट 2 है कट गया है, आप समीकरण सॉल्व करने आपने सीखी होंगी। इसमें जो द्विघात समीकरण आपका पार्ट 4 है उसमें बताई गई है कैसे सॉल्व करते हैं। मैं बताता हूँ कैसे करनी है। जो आई हमारी समीकरण है वो बाई स्क्वायर प्लस 2 बाई माइनस 152, 4 बाई माइनस 192 इज इक्वल टू 0। अब आपको दो ऐसे नंबर देखने हैं जिनकी गुणा करके 192 आ जाए। ठीक है, गुणा करके 192, और उनका जोड़ या घटाना करके कितना आ जाए 4। तो एक तो तरीका यह है कि आप 192 के कर लो फैक्टर, क्योंकि आप अगर नहीं दिमाग लगा पा रहे हो तो वो नंबर क्या होंगे। तो 2 नाम 18, 2 छक्का 12, 2 से 48 बार, 2 से 24 बार, 2 से 12 बार, 2 से 6 बार, 2 से 3 बार, और 3 से 1 बार। अब इन दोनों में ऐसे मल्टीप्लाई करके देखो कौन सा नंबर बन सकता है जिसका डिफरेंस 4 हो, क्योंकि गुणा करके तो सबका 192 ही आना है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, और 3 दूनी 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 16 और 12 की गुणा करके 192 आएगा, और 16 और 12 का अंतर 4 आएगा। तो बाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 12, 16 में से 12 के 4 आ गए ना, बाई माइनस 192 इज इक्वल टू 0। तो बाई स्क्वायर प्लस 16 बाई, एक बार माइनस 12 बाई माइनस 192 बराबर 0। बाई स्क्वायर कॉमन ले लो, बाई कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ रहेगा बाई, यहाँ रह जाएगा 16। ठीक है, अब इन दोनों में से माइनस 12 कॉमन आएगा, बाई प्लस का 16, क्योंकि देखो 12 और 16 की गुणाई करके तो 192 आया था, जब भी तो 16 और 12 का अंतर 4 था, तो 12 की 16 में, और मैंने प्लस का इसलिए लिया क्योंकि जब 12 की 16 में गुणा होएगी तो ये माइनस का ही बन जाएगा 192। अब जो बाई प्लस 16 है उसे बाहर ले लो, क्योंकि इनमें से भी तो कॉमन आ जाएगी दोनों में से, तो क्या बचेगा बाई माइनस 12 बराबर 0। एक बार बाई प्लस 16 को 0 के बराबर रखना है, एक बार बाई माइनस 12 को 0 के बराबर। आप ये मत सोचना क्वेश्चन जो ये टफ हैं या हार्ड हैं, बुक से अलग हैं। आपके ये क्वेश्चन जो है एग्जामिनर पूछता बुक में से, लेकिन उसमें कुछ मिला देता है, जैसे चैप्टर 3 को और 4 में से कुछ कंसेप्ट मिला के जब पूछ लिया, तो इसलिए क्वेश्चन लंबे होते हैं, बच्चों को टफ भी लगते हैं, लेकिन इतने होते नहीं हैं अगर आप सिंपल करते चल रहे हो पूरा बेसिक से। तो ये प्लस का तो इधर आके माइनस का हो जाएगा। एक तो बाई की वैल्यू माइनस आ रही, माइनस 16 आएगी, यहाँ से बाई की वैल्यू 12 आएगी। अब आपको एक चीज़ समझने की है इसमें, उसने कहा था भुजा थी हमारी बाई जो थी एक वर्ग की भुजा थी, तो कभी भी लंबाई जो माइनस में नहीं हो सकती, कोई भी डिस्टेंस है वो कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, तो भुजा भी इसकी क्या होगी, तो लिख सकते हो भुजा कभी भी माइनस या नकारात्मक नहीं हो सकती। तो हम क्या लेंगे, बाई इज इक्वल टू 12, मतलब एक वर्ग की भुजा 12 है तो दूसरे की क्या होगी। अब इसे वैल्यू को बाहर में रख दो, बाई के मान को समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रख दो नहीं है। अब समीकरण 3 आपको पता ही है क्या थी, x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, तो x इज इक्वल टू 4 प्लस 12 16। ठीक है, तो x का मान कितना आया 16। अब लिख सकते हो आप, दो वर्ग थे उसमें, पहले वर्ग की हमने साइड मानी थी x, तो पहले वर्ग की भुजा कितनी होगी 16। अब एरिया आपको देखना किस यूनिट में दिया था, मीटर में दिया था, तो साइड भी किस में होगी मीटर में, और दूसरे
वर्ग की भुजा क्या होगी 12 मीटर। तो हमसे यही पूछ रहा था पहले और दूसरे वर्ग की भुजा कितनी होंगी। देखते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में कहा है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 जोड़ दिया जाता है और वह 1/4 हो जाती है जब इसके हर से 1 घटाया जाता है। भिन्न ज्ञात करनी है। ठीक है, यहाँ हर दिया है, यहाँ अंश दिया है। तो सबसे पहले आपको मानना है उसका हर। माना भिन्न का अंश x है और भिन्न का हर y है। तो आपकी भिन्न क्या बन जाएगी, आपको भिन्न पता ही है क्या होती है, अंश बटे हर। तो कितनी बन जाएगी भिन्न x बटे y। अब इसमें जो क्वेश्चन में कहा है प्रश्न अनुसार इसमें कहा है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 जोड़ दिया जाए। तो अंश में अगर हम 1 जोड़ देते हैं तो भिन्न हो जाती है 1/3। तो इसे सॉल्व करोगे 3 की मल्टीप्लाई इसमें होगी y की, यहाँ तो ये क्या हो जाएगा 3x, 3 की पहले x में होगी फिर 3 की 1 में और y की 1 में होगी तो y। इस y को इधर ले आओ तो 3x माइनस y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्या आ गई इक्वेशन 1। या आप ऐसे कर सकते हो, इसे -3 को इधर ले जाओ, लेकिन नहीं रहने दो। अब इसमें जो दूसरी कंडीशन दी है उसमें कहा है और वह 1/4 हो जाती है जब इसके हर में से 1 घटाया जाए। तो मतलब जो इसका आंसर वो तो सेम है, लेकिन हर में से 1 घटा दिया हमने। तो भिन्न कितनी होगी 1/4। तो 4 के x में होगी 4x y माइनस 1। अब इसे इधर ले आओ 4x, ये प्लस का तो इधर आके माइनस का, ये माइनस का तो इधर आके प्लस का। तो ये आ गई समीकरण 2। अब भिन्न ज्ञात करनी है, यानी कि x और y की वैल्यू निकाल के हमें भिन्न ज्ञात करनी है, क्योंकि हमारी भिन्न x बटे y तो थी। तो सिंपल आप किसी भी मेथड से इसे सॉल्व कर सकते हो। आप कौन सा मेथड लगाना चाहो आप पर डिपेंड करता है। विलोपन विधि लगाना चाहोगे या प्रतिस्थापन या वज्र गुणन। तो आप देख सकते हो यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, माइनस माइनस का। अगर मैं दोनों समीकरण को घटा दूँ, क्योंकि इनका गुणक एक है दोनों का, जब गुणक सेम हो और सेम साइन हो तो माइनस कर देना चाहिए। तो समीकरण 1 को समीकरण 2 में से घटाने पर, तो समीकरण 2 क्या है 4x माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। समीकरण 1 को समीकरण 2 में से घटाने पर 1 क्या है 3x माइनस y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। जब माइनस करते हैं तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, साइन अपोजिट हो जाते हैं। ये प्लस का तो ये माइनस का, माइनस का प्लस का, प्लस का माइनस का। 4 में से 3x गए तो x बचेगा। ये प्लस का है, ये माइनस का तो ये कैंसिल हो जाएंगे। और 1 माइनस 3 कितना होगा तो -2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब x को समीकरण 1 में रख दो या 2 में तो आपको y की मिल जाएगी। x का मान 2 समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे तो 3 गुणा 2 माइनस y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 3 दूनी 6 माइनस y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 6 और 3 9 होंगे तो माइनस y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो माइनस y इज इक्वल टू -9, क्योंकि प्लस का इधर जाके माइनस। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 9। तो मैं यहीं लिख देता हूँ। तो आपका भिन्न कितना बन जाएगा, x की वैल्यू आई है 2, y की आई है 9, तो आपकी भिन्न होगी 2/9। ठीक है, भिन्न नहीं पूछा था उसमें। देखते हैं प्रश्न 9 इसकी बस होने वाला 2 क्वेश्चन है। एक नाव जिसकी स्थिर जल में चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। 12 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वह दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक समय लेती है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए।
ये क्वेश्चन भी इसका नहीं है, ये चैप्टर क्वेश्चन भी द्विघात समीकरण से है और इसमें थोड़ी मिस्टेक भी है, तो इसे रहने दो। मैं इसे अगला जब द्विघात समीकरण कराऊंगा उसमें करा दूंगा। इसे देख लेते हैं। प्रश्न 10, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु बतानी है, ठीक है। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो पहले इसमें 2 आदमी है, नूरी और सोनू, ठीक है। तो आप मान लो नूरी की आयु x वर्ष है और सोनू की आयु y वर्ष है, ठीक है। अब जो प्रश्न में कहा गया हम प्रश्न अनुसार देखते हैं। प्रश्न में कहा है 5 वर्ष पूर्व, तो पहले तो 5 वर्ष पूर्व हमें इनकी आयु निकालनी पड़ेगी। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितनी होगी, x माइनस 5। सोनू की आयु कितनी होगी, y माइनस 5। फिर कहा इसमें 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, यानी कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, ठीक है। तो x माइनस 5, 3y माइनस 3 पंजे 15, इसे इधर ले आओ। x माइनस, ये प्लस का तो x माइनस 3y, और ये माइनस 15 माइनस का तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो ये आएगी x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। तो ये आ गई हमारी समीकरण 1। अब उसमें दूसरी केस दिया है 10 वर्ष पश्चात। 10 वर्ष पश्चात, तो 10 वर्ष पश्चात आपको आयु निकालनी पड़ेगी। नूरी की आयु कितनी होगी, क्योंकि हमने प्रेजेंट आयु मानी थी x, तो नूरी की आयु हो जाएगी x प्लस 10, और सोनू की आयु कितनी होगी, y प्लस 10। क्वेश्चन में कहा है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगनी होगी, यानी कि नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगनी होगी। तो यहाँ से x प्लस 10, 2y प्लस 2 दूनी 20, तो इसे इधर ले आओ। x माइनस 2y, और ये 20 माइनस का, ये प्लस का तो इधर जाके माइनस होगा। 20 माइनस 10, 10। तो ये आ गई समीकरण 2। अब यहाँ आप देख सकते हो इसका कितना गुणक 1, इसका कितना गुणक 1। तो जब और गुणक तो सेम है 1 1, और दोनों के साइन भी प्लस प्लस हैं, तो दोनों को घटा देंगे। तो समीकरण 1 को समीकरण 2 में से घटाने पर, तो समीकरण 2 में से घटा रहे हैं, तो 2 क्या थी, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, और समीकरण 1 क्या थी, x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। तो ऐसे कैसे है, माइनस 10 था ये, क्योंकि माइनस 15 प्लस 5 माइनस का 10, ठीक है। तो जब घटाओगे तो साइन अपोजिट हो जाएंगे। प्लस का तो इसका माइनस हो जाएगा, माइनस से प्लस, इसका भी माइनस है तो प्लस। एक्स एक्स आपस में प्लस माइनस के कैंसिल हो गए। अब ये माइनस का ये प्लस का बन गया, तो प्लस का 3y माइनस 2y, तो कितना बचेगा, y। ऐसे ये माइनस का 10 था, ये प्लस का होगा, तो 10 और 10 20, यानी कि जो y है उसकी वैल्यू 20 है। अब x की निकालोगे, y इज इक्वल टू 20 समीकरण 1 में रखने पर। जब 1 में हम रखेंगे इसे, समीकरण 1 थी आपकी x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, तो x माइनस 3 गुणा y की वैल्यू है 20 माइनस 10, x माइनस 20 दिया 60 माइनस 10, x इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस 50, और 50 में से 10 गए 40, ठीक है। तो x और y की आ गई हमारी एज। अब देख सकते हो आप, तो इसमें नूरी की आयु कितनी होगी, नूरी की आयु हमने x मानी थी, यानी कि 40 वर्ष,
और सोनू की आयु कितनी होगी, हमने बाई मानी थी, बाई की वैल्यू आई थी 20 वर्ष। ये उनकी प्रेजेंट आयु आ गई।